नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेज में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और इसी हिंदी के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमारी जो इकाई है तृतीय हिंदी भाषा शिक्षण। और इसी तृतीय इकाई के अंतर्गत आज का जो हमारा प्रकरण है वो है पाठ योजना को लेकर। क्योंकि हमने इसकी पूर्व की वीडियो व्याख्यान में भी हमने शिक्षक को अपने शिक्षण से पूर्व किस प्रकार पठन पूर्व तैयारी करनी आवश्यक है, तो उसमें साथियों हमने पूर्व की वीडियो व्याख्यान में हमने ये बात तय करी थी कि पठन हम श्याम पट्ट का उपयोग किस प्रकार से करें। तो उसमें मैंने एक मोटे तौर पर बताया था कि श्याम पट्ट का सार लिखने के लिए उसमें दिनांक, सबसे पहले विद्यालय का या महाविद्यालय का नाम, पाठ दिनांक है, कक्षा है, विषय, और विषय के साथ साथ में जो विषय के साथ में आपका जो इकाई है, जो प्रकरण है, इन सभी के बारे में उल्लेख करें। और इसके साथ में मैं आपको एक बात बताऊं कि पाठ हो सके तो आपका जो श्याम पट्ट है उसी दो भागों में विभाजित करेंगे। उसका जो दाई ओर है का जो भाग है उसमें अस्थायी के रूप में अस्थायी बिंदुओं को या अस्थायी जैसे अस्थायी पर जो आप जाना चाहते हैं उन बिंदुओं का वहां पर समावेश करें दाई ओर, ये जो दाई ओर। और बाई ओर में पाठ जो स्थायी सामग्री है या स्थायी जो पढ़ाने जा रहे हैं उन बिंदुओं का आप उल्लेख करें। साथ में श्याम पट्ट सारांश का भी उपयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं बाई ओर। तो साथियों, इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। और हमारा जो सबसे पहला जो प्रकरण हम पढ़ने जा रहे हैं तो हम पढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। पाठ योजना निर्माण के चरण या सोपान। तो आइए साथियों बढ़ते हैं पाठ योजना के निर्माण में निम्नलिखित चरणों अथवा सोपानों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो सबसे पहला हमारा जो बिंदु है वो बिंदु है प्रस्तावना साथियों, ये पाठ योजना निर्माण का सबसे प्रारंभिक चरण है और सबसे पहला या प्रारंभिक चरण है। इस चरण को प्रारंभिक प्रस्तावना इसलिए कह रहे हैं कि हम बालकों की पूर्व ज्ञान, जो हमारा प्रकरण की हम शुरुआत करने जा रहे हैं या जिस अवधारणा को हम बालकों को समझाने जा रहे हैं, तो हर शिक्षक का ये फर्ज होता है या कर्तव्य होता है कि शिक्षण पूर्व विद्यार्थियों को उनके पूर्व ज्ञान की जांच भली भांति कर ले। तो भली भांति में जांच करने के लिए उसे प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण वहां पर करना पड़ता है, क्योंकि बालक अपने पूर्व ज्ञान के बारे में कितनी जानकारी वहां रखते हैं, तो उन जानकारी को वहां पर एक सहज प्रश्नों के द्वारा, एक सामान्य प्रश्नों के द्वारा अध्यापक उन प्रश्नों के माध्यम से उसे विषय वस्तु उस प्रकरण की ओर ले जाएगा। तो अध्यापक को सबसे पहले प्रश्नों, सामान्य से सहज प्रश्नों का एक प्रस्तावना, एक भूमिका बांधने वाले प्रश्न वहां पर तैयार करने चाहिए। और प्रश्न करने के दौरान शिक्षक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रश्न किए जा रहे हैं उन प्रश्नों का उद्देश्य, हमारा मुख्य क्या है, हमारे प्रकरण की और बालकों का जो अवधान है, उनका जो ध्यान है, उनकी ओर आकर्षित करना है। ये उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपनी जो विषय वस्तु है, अपना जो प्रकरण है, उसके ऊपर, उस पर उनका ध्यान केंद्रित करना उसका उद्देश्य है। तो इसके लिए वो प्रश्न, सामान्य प्रश्नों का निर्माण वहाँ अध्यापक करता है। तो क्या होगा साथियों कि प्रश्न करना एक कला है, बिल्कुल सत्य बात है साथियों कि हम शिक्षक हैं और हमारे विद्यार्थियों के समक्ष हम प्रश्न करना, हमारा एक प्रश्न करना भी एक कला है। और प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना ये अध्यापक की बुद्धि चातुर्य पर निर्भर करता है कि अध्यापक का विवेक, उसका बुद्धि चातुर्य, उसके
शिक्षण अच्छे शिक्षक होने के गुण में शामिल है, इसलिए वो प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से बालकों से प्राप्त करता है। तो आइए साथियों, हम प्रश्न करने से पूर्व हमें प्रस्तावना कौशल में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रस्तावना इस कौशल में छात्रों से प्रश्न करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। अब वो ऐसे बिंदु कौन कौन से हैं जिन पर शिक्षक को ध्यान रखना आवश्यक है। आइए, सबसे प्रथम जो बात हमारे सामने है बिंदु है, प्रश्न स्पष्ट रूप से उचित स्वर पर पूछे जाए। बिल्कुल सत्य बात है। प्रश्न पूछने, जब शिक्षक प्रश्न पूछ रहा है प्रस्तावना प्रश्न, तो उसे उचित स्वर पर, उचित स्वर से मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि प्रश्नों पूछने का उसका जो तरीका है, शब्दों का ठहराव है, शब्दों का जवाब है, यदि गति का उतार चढ़ाव है तो उसे वहाँ पर उपयोग करें और पीछे बैठे हुए अंतिम छात्रों को भी उसके प्रश्न का स्वर और प्रत्येक शब्द आराम से सुनाई दे, और ना तो स्वर इतना ऊंचा हो कि कर्कश ध्वनि लगे उन्हें, और ना इतना मतलब धीमा हो कि बालकों को सुनाई ना दे। इसलिए उचित स्वर हमें काम में लेना है। अब अगला बिंदु जो हमारे समक्ष है वो इस प्रकार से है कि प्रश्न करने के बाद विद्यार्थियों को बोलने के लिए उपयुक्त समय दिया जाए। बिल्कुल सत्य बात है कि हमने उचित स्वर में प्रश्न तो कर दिया है, लेकिन छात्रों की प्रतिक्रिया, छात्र प्रश्नों को पहले सुनेंगे, समझेंगे, सुनकर अपनी तर्क क्षमता के अनुसार, तर्कशीलता के अनुसार उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो उस प्रक्रिया के लिए, उस प्रतिक्रिया के लिए, प्रतिक्रिया का जो उत्तर आने में हमें थोड़ा समय लगेगा और वो उपयुक्त समय हमें बालकों को प्रदान करना चाहिए। उसके बाद अगला जो बिंदु हमारे समक्ष है वो है, तीसरा बिंदु यह है कि प्रश्नों के उत्तर के लिए किसी एक छात्र को खड़ा किया जाए। बिल्कुल सत्य बात है कि प्रश्नों के लिए हमने उन्हें उचित उपयुक्त समय तो दे दिया, लेकिन प्रश्नों के उत्तर हमें लग रहा है कि हमारे आने की आशा है, या उस कक्षा में लगभग विद्यार्थी प्रश्नों को जानने वाले होंगे। प्रश्नों का हम प्रश्न सामान्य रूप से बना रहे हैं, सहज प्रश्न बना रहे हैं, उनके पूर्व ज्ञान के आधारित प्रश्नों का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए लगभग सामान्य से रूप में बालक प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। तो हमें उन बालकों में से किसी एक बालक को प्रश्न का उत्तर देने हेतु खड़े रहने के लिए आदेशित करना है, निर्देशित करना है। वो इसलिए करना चाहिए कि इससे कक्षा में अनुशासन भी बना रहेगा और सभी छात्र उसकी ओर ध्यान आकृष्ट कर पाएंगे और साथ में उस प्रश्न के प्रत्येक शब्द को और उसके उत्तर को सुन पाएंगे। इसलिए एक छात्र को वहां पर खड़ा किया जाए, जिससे क्या होगा कि सभी छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुन सकेंगे। इससे कक्षा में व्यवधान भी उत्पन्न ना होगा और अनुशासन भी बना रहेगा। अब उसके बाद ये चौथे नंबर का जो बिंदु है, चतुर्थ बिंदु है, वो कहता है यदि एक छात्र उत्तर न दे सके तो दूसरे छात्र को प्रश्न के उत्तर देने के लिए खड़ा करे। बिल्कुल सही है। यदि कोई प्रश्न हमने छात्रों को उसकी प्रतिक्रिया के लिए हमने उसे खड़ा कर दिया, तो यदि किसी कारणवश बालक बोलने में झिझक रहा है या उसको उस प्रकरण के विषय में जानकारी, सामान्य से जानकारी भी नहीं है, तो कोई बात नहीं। यदि वो उत्तर देने में असमर्थ है तो दूसरे छात्र को वहां पर खड़ा करने के लिए निर्देशित कर सकते हैं, तो दूसरा छात्र उसका उत्तर देने के लिए खड़ा हो। ठीक है। उसके बाद में अगला बिंदु हमारे समक्ष है, पांचवा, आपको कहता है कि प्रश्न का उत्तर मिल जाने पर अन्य छात्रों को खड़ा ना करें। यदि हमें प्रश्नों का उत्तर मिल गया है तो अन्य छात्रों को वहां पर उस प्रश्न के लिए खड़ा नहीं करना चाहिए। अगला बिंदु हमारे समक्ष ये कहता है, उत्तर देने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करें। बिल्कुल सत्य बात है कि जैसे छात्र उत्तर देता है तो अन्य छात्रों को खड़ा ना करे, लेकिन अगले प्रश्न के उत्तर के लिए हमें छात्रों को हमेशा उत्तर देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है, उन्हें पुनर्बल देते रहना है उसी समय पर, ताकि छात्रों में प्रोत्साहन
बना रहे। अब अगला जो हमारे समक्ष है वो है कि उत्तर देने में छात्रों की सहायता न की जाए। बिल्कुल सत्य बात है साथियों कि यदि प्रश्न पूछ रहे हैं, हम सामान्य से हमने प्रश्न बनाए हैं, वो भी उनके पूर्व ज्ञान की जांच के लिए, तो छात्रों को हमें उचित समय देना है सोचने के लिए और उनकी प्रतिक्रिया प्राप्ति है। लेकिन उनके उत्तर तक पहुंचने में या उत्तर देने में अध्यापक को स्वयं को सहायता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो हमें जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो उनके पूर्व ज्ञान के बारे में हम किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकते, उनके पूर्व ज्ञान के बारे में हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इसलिए ऐसा ना करें, क्योंकि हम ऐसा करते हैं तो छात्रों के वास्तविक ज्ञान के बारे में हम आकलन नहीं कर पाएंगे और हमें अपने प्रकरण की स्पष्टता के बारे में भी संशय रहेगा। अगला बिंदु जो हमारे समक्ष है, अशुद्ध उत्तर का मूल्यांकन छात्रों द्वारा कराया जाए। यदि अध्यापक को लग रहा है कि ये आंसर सही नहीं है तो ऐसी स्थिति में छात्रों का मनोबल न टूट जाए और छात्रों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए छात्र ने जो उत्तर दिया है आपको लगता है गलत है, तो उसको छात्रों को किसी भी मतलब नकारात्मक प्रतिक्रिया ना देते हुए छात्रों से ही उसका मूल्यांकन कराया जाए कि विद्यार्थियों, क्या इस बालक ने उत्तर दिया है, क्या ये सही है या इसमें किसी प्रकार में कुछ और बातें भी हमें इसमें जोड़नी चाहिए थी, या इसमें इस प्रकार से इसको बताया जाता तो अच्छा होता। इसका और उसको ये भी नहीं कहना कि आंसर आप गलत दे रहे हो या उसका उत्तर आप गलत दे रहे हो। और कौन बताएगा? हाँ, आप बताइए। जब तक हमें प्रश्न का उत्तर आ जाएगा तो हमें उन्हें पुनर्विलोकन देते रहना चाहिए। अब है सामूहिक उत्तर प्राप्त न किए जाए। सामूहिक उत्तर न प्राप्त किए जाए मतलब बैठे बैठे छात्र सभी प्रश्नों का उत्तर दें, ऐसा ना करें। इससे हमें छात्रों के आकलन में करने में समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसलिए बैठे बैठे आंसर किसी भी प्रश्न का उत्तर ना दें वहां पर। इसलिए ये कोशिश करें कि कक्षा का अनुशासन भी बना रहे और एक छात्रों के द्वारा उत्तर प्राप्ति के बाद अन्य छात्रों को वहां पर उत्तर प्राप्ति है तो खड़ा किया जाए। उत्तर पूर्ण वाक्य में प्राप्त किया जाए। बिल्कुल सत्य बात है साथियों कि उत्तर हमेशा पूर्ण शब्दों में प्राप्त किए जाए। जैसे कि मान लीजिए हम किसी प्रश्न को पढ़ा रहे हैं या हम किसी पाठ को पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे हम राजस्थान प्रदेश के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हमें ये प्रश्न करना है कि हमारे राज्य का नाम क्या है या हमारे देश का नाम क्या है। तो वहाँ बालक पूरे शब्दों में कहेगा कि हमारे गुरुजी, हमारे राज्य का नाम राजस्थान है और हमारे राष्ट्र का नाम या हमारे देश का नाम भारत है। पूरे वाक्य बताया जाएगा। इससे क्या होगा कि बालक एक उत्तर देने की प्रतिक्रिया के बारे में सीखेगा, साथ में अन्य छात्र भी उस विषय वस्तु की ओर ध्यान आकृष्ट करेंगे, साथ में छात्रों के ज्ञान में वृद्धि तो होगी ही होगी। अगला जो अंतिम बिंदु हमारे समक्ष है वो इस प्रकार से है कि उत्तर देने वाले छात्र की आवाज सभी छात्रों को सुनाई दे। बिल्कुल सत्य बात है साथियों कि जो बालक उत्तर दे रहा है उस बालक को कहें, यदि बालक धीमा बोलने वाला है तो कहिए कि आप थोड़ा सा ऊंचे स्वर में थोड़ा इतना जोर से बोलिए कि पीछे वाले अंतिम बालक को सुनाई दे, आपके साथी को सुनाई देना चाहिए। तो और सभी जब वो बालक कहेगा तो सबका ध्यान उनकी आकृष्ट करें कि आपका जो साथी है ये बालक है, इस प्रश्न का आंसर दे रहा है, आप सभी सुने इसे ध्यानपूर्वक और उन्हें निर्देशित करें कि इस बालक के द्वारा दिए गए आंसर का जो उत्तर है उसके बारे में आप अपना ध्यान आकृष्ट करें और साथ में उस बालक को प्रोत्साहित भी करें। तो साथियों आज के लिए इतना ही और हम अगले वीडियो व्याख्यान में अगले सोपान या चरण को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।